अब जो देश में लोकसभा इलेक्शंस की वोटिंग प्रोसेस में कुछ ही समय बाकी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कैंपेन शुरू करके देश में एक हलचल पैदा कर दी है। जहां ये सब हो ही रहा है, एक न्यूज ऐसी है जो लोग भूल ही नहीं पा रहे, और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा। शायद ही कोई व्यक्ति अब ऐसा होगा जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में ना पता हो। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, वहीं अभी हाल में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यूनियन गवर्नमेंट द्वारा डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस पर कई सवाल उठाते हुए इसे फटकारा है, जिसकी वजह से वापस से अपोजिशन ने पीएम मोदी और बीजेपी को टारगेट किया है। लेकिन सबको शांत करते हुए अंत में पीएम मोदी ने फाइनली जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे को एड्रेस करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान अपोजिशन पर ही उल्टा सवाल किया है और उन्हें जमकर डांटा है। पर जहां ये सब हो ही रहा था, वहीं एसबीआई ने वापस से कुछ ऐसा किया है और कोई इन्फॉर्मेशन फिर से डिस्क्लोज करने से सख्त मना कर दिया, जिसकी वजह से वे एक बार फिर से बैकलैश का सामना कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए क्या कहा है। ये तो लाजमी है कि पीएम मोदी को भी पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर वे लोगों का काफी बैकलैश सह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन सबको चेतावनी देते हुए कहा है, पक्का मानता हूँ जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं, वो पछताने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा है, तो उनका ये कहना था कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले लोगों को आइडिया भी था कि पैसे कहां से आते हैं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाएगी कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है क्या? इसी पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा, ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। तो जहां पीएम मोदी ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से एक मनी ट्रेल ढूंढा जा सकता है, वहीं उन्हें वापस से बैकलैश भी मिला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये खबर सामने आई है कि किसने कितने पैसे किस पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हैं, और ना ही यूनियन की वजह से, जो ये बात लोगों से छुपा कर रखना चाह रही थी। इस केस में एसबीआई को इतनी फटकार मिलने के बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा फिर से किया है कि एक बार फिर एसबीआई सबके टारगेट पर है। तो जहां एक्टिविस्ट सच एस कोमोदर लोकेश बत्रा, अंजलि भारद्वाज और एडीआर आए दिन आरटीआई के माध्यम से जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एसबीआई ने एक ऐसे ही आरटीआई के माध्यम से उठे सवाल का जवाब देने से सख्त मना कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। मामले की शुरुआत होती है ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज से, जिन्होंने आरटीआई एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन लिखते हुए एसबीआई से उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की डिटेल्स की मांग की थी कि आखिरकार एसबीआई के उन 29 ब्रांच को जो कि बॉन्ड्स इशू करते थे को क्या डायरेक्शंस दिए गए थे रिगार्डिंग सेल एंड रिडम्पशन ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये एप्लीकेशन इसलिए भी फाइल किया गया था क्योंकि अभी तक के एसबीआई के कंडक्ट से लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिल ही नहीं रहा था कि भला एसबीआई ने किस तरह बॉन्ड्स के डेटा को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। हालांकि एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में एसबीआई ने ये डिटेल ही देने से सख्त मना कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि भला एसबीआई ने इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से मना क्यों किया है और क्या एक्सक्यूज दिया है। एम कन्ना बाबू, द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड डिप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ द एसबीआई, ने इस एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में जवाब देते हुए स्टेट किया है, Standard Operating Procedure (SOPs) of Electoral Bond Scheme 2018 issued to authorized branches from time to time are internal guidelines with regard to sale and redemption of electoral bonds meant for internal circulation only, which is exempted under Section 8(1)(d) of the Right to Information Act. तो चलिए अब देखते हैं कि असल में ये सेक्शन कहता क्या है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1D ऑफ द एक्ट exempts from revelation information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information. आसान शब्दों में कहा जाए तो एसबीआई का कहना है कि क्योंकि ये एक कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस का मामला है, तो इसे डिस्क्लोज करना बहुत हार्मफुल हो सकता है। पर बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में एसबीआई को काफी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में समझाया है कि उन्हें इस स्कीम से जुड़े सारे डेटा सबमिट करने की सख्त जरूरत है, और उसमें इस स्कीम का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो काफी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। इस बात पर अंजलि भारद्वाज ने भी अपनी एतराज जताते हुए स्टेट किया है, इट इज शॉकिंग टू नोट दैट इवन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्सप्लिसिटली डायरेक्टेड एंड ensured disclosure of all details of the EBs purchased and redeemed, the SBI continues to deny important information about the operation of the electoral bond scheme. भारद्वाज ने ये भी
कहा है कि ये SOPs would reveal the official instructions governing the particulars of information that were to be stored as well as the form and manner in which information was to be maintained by the bank on the sale and redemption of the electoral bonds. Further, इसमें ऐड करते हुए she stated, it is relevant to note that the SBI cited the standard operating procedure in its application dated March 4 when it sought additional time of 4 months to comply with the Supreme Court's judgment to disclose the details of the electoral bonds. SBI द्वारा ये रिस्पॉन्स इसलिए भी काफी शॉकिंग है क्योंकि अब तक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हर मौके पर फटकारा है, ये कहते हुए कि उन्होंने अभी तक प्रॉपर डिटेल्स नहीं सबमिट किए हैं। आपको ध्यान भी होगा कि कैसे SBI ने 2 सेट ऑफ डेटा सबमिट करने के बाद अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं डिस्क्लोज किया था, जिसकी वजह से उन्हें वापस से CJI DY चंद्रचूड़ की फटकार मिली थी। कई लोगों का मानना है कि भले PM मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंटरव्यू में सपोर्ट किया है और कहने की कोशिश की है, वहीं उन्होंने इस मामले में इंफॉर्मेशन काफी छुपाने की भी कोशिश की है। ये इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश करने के लिए कई लॉज में चेंजेस किए थे और डोनर्स की प्राइवेसी को इस हद तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश की कि आम जनता का राइट टू इन्फॉर्मेशन ही हैम्पर हो गया, जिसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। द लॉज दैट वर अमेंडेड आर एज फॉलोज: फाइनेंस एक्ट 2017 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स इन स्टैट्यूट्स सच एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट 2010 एंड कंपनीज एक्ट 2013। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान भी सेंटर ने काफी ऐसे पॉइंट्स रखे थे जो कि उनके ऊपर ही शक पैदा कर रहा था कि भला वे क्यों नहीं लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलने देना चाहते हैं कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितने पैसे दिए हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा था कि सिटीजन्स डिड नॉट हैव द फंडामेंटल राइट टू नो द सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग and that the right to know must be subject to reasonable restrictions and can be exercised for specific ends or purposes। वहीं SG मेहता ने कहा था कि डोनर्स की प्राइवेसी को मेंटेन करना काफी जरूरी है क्योंकि ये स्कीम की अनोनिमिटी के वादे की ही वजह से वे फंडिंग देने के लिए तैयार भी है। यहाँ एक पॉइंट ये भी उठा था कि क्या ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट को पैसे देगी तो क्या गवर्नमेंट उन्हें फायदे नहीं दे सकते। हालांकि इसके खिलाफ SG तुषार मेहता ने कहा था, देयर वुड बी नो क्विड प्रो को बिटवीन द पार्टी इन गवर्नमेंट एंड द वे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव बीन डिवाइस्ड एंड दैट द पार्टी इन पावर वुड नॉट बी एबल टू नो हु इज डोनेटिंग टू whom। हालांकि CJI ने इसका पलट जवाब देते हुए कहा भी था, retribution is not avoided by the scheme। I'll tell you the simple reason। Under the Companies Act now modified, a company doesn't have to disclose to which political party it has contributed, but it has to show how much it has contributed। So a company says I have contributed 400 crore this financial year। हालांकि CJI के इस बात का पलट जवाब देते हुए SG मेहता ने कहा, it can never know। लेकिन CJI ने वापस से कहा, नो द पार्टी ऑफ कोर्स नोज। अब देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े और कौन से डिटेल्स सामने आ सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।